हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीत सर में। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान हिस्ट्री का एक टॉपिक है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और उसमें आज हम पढ़ेंगे मुख्य जो सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। चाहे राजस्थान की कोई भी भर्ती हो उसमें ये टॉपिक लगभग लगता है। और आज जितनी भी हम सभ्यता पढ़ेंगे उसकी संपूर्ण जानकारियाँ हम पढ़ेंगे, चाहे वो छोटी से छोटी जानकारी हो, इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और मैं कोशिश करूंगा कि लगभग आपको पूरी जानकारी इसके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से मिल जाए। तो चलते हैं। देखो, सबसे पहले हम जान लेते हैं सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद में हम राजस्थान की जो सभ्यता है उनका अध्ययन करेंगे। जैसे कालीबंगा सभ्यता है, देखो यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता का हम अध्ययन करेंगे। तो सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ा सा मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ। जैसे आपका ये क्या है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखो, ये भारत है, आपने यहाँ भारत को देखा होगा, ये भारत है, ठीक है। अब यहाँ पर है दिल्ली, यहाँ पर है दिल्ली। तो दिल्ली के बारे में आपको बता दूँ कि देखो, अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रयासों से 1871 में पुरातात्विक विभाग की स्थापना दिल्ली में की गई थी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 1871 ईस्वी में पुरातात्विक विभाग की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई? यहाँ दिल्ली के अंदर की गई थी। और किसके प्रयासों से की गई? अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रयासों से। कब की गई? 1871 में। कौन से विभाग की गई? पुरातात्विक विभाग की। पुरातात्विक विभाग की स्थापना कहाँ की गई? दिल्ली में की गई। तो ये आप ध्यान रखेंगे, कहाँ की गई? दिल्ली में की गई। फिर इसका क्या किया गया था? पुनर्गठन किया गया। इसका वापस पुनर्गठन किया गया किसके माध्यम से? लॉर्ड कर्जन ने जॉन मार्शल के महानिदेशक में इसका पुनर्गठन किया गया। और कब किया गया? 1904 ईस्वी में किया गया, ठीक है। उसके बाद में बात करें राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य, पुरातात्विक जो सर्वेक्षण का कार्य सबसे पहले 1871 में ACL कार्लाइल के प्रयासों से प्रारंभ हुआ। तो ये जो पुरातात्विक विभाग की स्थापना कहाँ की गई थी? दिल्ली में की गई थी, 1871 में की गई। और 1871 के अंदर ही इसमें सर्वेक्षण का कार्य आरंभ कर दिया गया। इसका सर्वेक्षण किया गया, किसके प्रयासों से प्रारंभ किया गया? यह आप नाम ध्यान में रखेंगे, कार्लाइल के प्रयासों से प्रारंभ किया गया। तो ये मुख्य बात है। फिर देखेंगे, देखो इसके निर्देशन में सर्वप्रथम रावी नदी के तट पर, जैसे ये मैंने आपको बताया अभी, ये जो भारत है, ठीक है, ये यहाँ पर देखो, ये भारत है, ये भारत मान लेते हैं एक बार, ये भारत है। तो रावी नदी के तट पर दयाराम साहनी, यहाँ पर देखो जो सिंधु नदी यहाँ से निकलती है और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं 5, रावी, व्यास, सतलज, चिनाब, झेलम, ये 5 जो सहायक नदियाँ, उसमें से कौन सी नदी? रावी नदी के तट के ऊपर दयाराम साहनी एवं मागो स्वरूप वत्स ने 1921 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा मोंटगोमरी जिले में उत्खनन करवाया। तो सबसे पहले उत्खनन कहाँ करवाया गया? यहाँ पाकिस्तान में करवाया गया। और पाकिस्तान में कौन से स्थान पर करवाया गया? हड़प्पा नामक स्थान पर, जिसमें मोंट और गोमरी जिले में सबसे पहले उत्खनन करवाया गया, खुदाई की गई थी। कब की गई? 1921 ईस्वी में। किसके द्वारा? दयाराम साहनी और मागो स्वरूप वत्स। किसके द्वारा? दयाराम साहनी और मागो स्वरूप वत्स ने 1921 में पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान का पंजाब प्रांत और हड़प्पा नामक स्थान है उस पर उत्खनन करवाया, जिसके दौरान यहाँ सुनियोजित नगर निर्माण के अवशेष प्राप्त हुए। तो यहाँ पर सबसे पहले खुदाई की गई। तो यहाँ पर सुनियोजित का मतलब जिसको अच्छी प्रकार से योजना बना करके कोई नगर का निर्माण करवाया गया हो, तो ऐसे यहाँ पर अवशेष प्राप्त हुए। सुनियोजित का मतलब क्या होता है? सु का मतलब होता है अच्छी प्रकार से, और नियोजित का मतलब क्या होता है कि योजना के द्वारा किसी कार्य को क्रियान्वित करना। तो यहाँ पर जो नगर बनाया गया, पहले से योजना बना करके यहाँ पर नगर का निर्माण करवाया गया था। तो ऐसे अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए, ठीक है। इस कारण इसे क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। अब यह सभ्यता सर्वाधिक सिंधु नदी के आसपास विस्तृत होने के कारण इसको सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। अब यहाँ से जो सिंधु नदी निकलती है, इसके आसपास ये सभ्यता विकसित हुई, जिस कारण इसको क्या कहते हैं? सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है।
हड़प्पा नगर में, इस कारण इसको हड़प्पा नगर, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और ये सिंधु नदी के आसपास होने के कारण इसको क्या कहते हैं, सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। देखो एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। 1871 के अंदर पुरातत्व विभाग की स्थापना कहाँ की गई, यहाँ दिल्ली में की गई। किसके द्वारा, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। और 1871 ईस्वी में ही कार्लाइल के प्रयासों से यहाँ पर सर्वेक्षण का कार्य किया गया। फिर 1904 में यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका पुनर्गठन किया गया, ठीक है। फिर जो यहाँ पर पंजाब प्रांत है पाकिस्तान का, जिसमें हड़प्पा नामक स्थान पर दयाराम साहनी और माधो स्वरूप वत्स ने 1921 में यहाँ पर उत्खनन करवाया। और उत्खनन करवाने से यहाँ सुनियोजित नगर निर्माण के अवशेष प्राप्त हुए। इस कारण इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता। यहाँ पर जो विकसित सभ्यता उसको क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता। और ये सिंधु नदी के आसपास होने के कारण इसको क्या कहते हैं, सिंधु सभ्यता कहा जाता है। अब बात करें आगे, देखो 1924 ईस्वी में लंदन वीकली नामक समाचार पत्र में इस सभ्यता की विधिवत घोषणा की गई। सबसे पहले विधिवत घोषणा कौन से समाचार पत्र में की गई, लंदन वीकली में। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम क्या कहते हैं, नगरीय एवं कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। देखो ये भी इंपॉर्टेंट बात है, कौन सी सभ्यता को नगरीय एवं कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट मुख्य बात है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान की कौन कौन सभ्यता उनके बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, देखो कालीबंगा सभ्यता के बारे में। कौन सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता के बारे में। तो कालीबंगा सभ्यता की अपन पूरी जानकारी इसमें हासिल करेंगे वीडियो के माध्यम से। वीडियो में आप अंत तक बने रहिए ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। कालीबंगा का सिंधी में अर्थ क्या है, सिंधी में अर्थ क्या है, काले रंग की चूड़ियाँ। क्या है कालीबंगा, देखो कालीबंगा तो काले रंग की चूड़ियाँ, सिंधी में इसका अर्थ है यहाँ की चूड़ी उद्योग प्रसिद्ध था। यहाँ पर लेके आता चूड़ी उद्योग प्रसिद्ध था। अब कालीबंगा की बात करें तो ये राजस्थान में कहाँ पर विकसित हुई, जैसे ये राजस्थान है, देखो यहाँ पर मैं राजस्थान बना रहा हूँ। ये राजस्थान हो गया आपका। राजस्थान में यहाँ पर हनुमानगढ़, इधर गंगानगर है, इधर हनुमानगढ़ है। तो हनुमानगढ़ में देखो वर्तमान में ये सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में हनुमानगढ़ सूरतगढ़ मार्ग पर पीलीबंगा से लगभग 5 किलोमीटर दूर घग्गर नदी के बाएं किनारे स्थित है। तो ये कहाँ पर है, हनुमानगढ़ जिले में, और कालीबंगा के अंदर ये स्थित है। और पीलीबंगा से 5 किलोमीटर दूर। और कौन सी नदी पर यह सभ्यता विकसित हुई, तो घग्गर नदी के ऊपर विकसित हुई। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कौन सी नदी पर, घग्गर नदी पर। कौन सी जिले में, हनुमानगढ़ जिले में। और हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ जो मार्ग है उस पर पीलीबंगा से 5 किलोमीटर दूर है। पीलीबंगा भी हैं, ये दोनों यहाँ की तहसीलें भी हैं, कालीबंगा जो पीलीबंगा है। तो इन पीलीबंगा से ये 5 किलोमीटर दूर। तो ये ध्यान रखें, पीलीबंगा से 5 किलोमीटर दूर। और कौन सी नदी पर, घग्गर नदी पर यह सभ्यता विकसित हुई। अब घग्गर नदी की हम बात करें तो घग्गर नदी यहाँ से निकलती है, देखो ये इधर, यहाँ पर जो शिवालिक की श्रेणियाँ हैं, शिवालिक श्रेणी के अंदर हिमाचल के अंदर कालका माता मंदिर से ये घग्गर नदी निकलती हैं। फिर ये यहाँ हनुमानगढ़ में टिब्बी में प्रवेश करती है। उसके बाद में ये यहाँ गंगानगर में सूरतगढ़ अनूपगढ़ यहाँ से बहते हुए ये पाकिस्तान में पोर्ट अब्बास तक जाती हैं। और अपने जो राजस्थान में ये बहती हैं, तो राजस्थान में हनुमानगढ़ में बहती हैं, गंगानगर में बहती हैं। तो इस बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं, पाट या नाली कहते हैं। और पाकिस्तान में इस नदी को क्या कहते हैं, हकरा नदी कहते हैं। मतलब ये जब ज़्यादा इसमें वर्षा होती है, बाढ़ आ जाती है, उस समय इसका पानी है वो जल पोर्ट अब्बास तक पाकिस्तान तक पहुंच जाता है। और ये हनुमानगढ़ में टिब्बी नामक स्थान पर प्रवेश करती हैं। और इसी घग्गर नदी के ऊपर ये सभ्यता विकसित हुई है। कौन सी नदी पर, घग्गर नदी पर। अब देखो घग्गर नदी के कई नाम है, इसको सोतर नदी भी कहते हैं, इसको मृत नदी भी कहते हैं, इसको नट नदी भी कहते हैं, लेटी नदी कहते हैं, इसको नाली नदी भी कहते हैं, इसको सरस्वती नदी और दरस्वती नदी भी कहा जाता है। प्राचीन नाम इसके सरस्वती नदी यहाँ पर बहती थी, दरस्वती नदी भी कहते हैं इसको। तथा इसको राजस्थान का क्या कहते हैं, शोक कहते हैं। राजस्थान का शोक कौन सी नदी को कहते हैं, घग्गर नदी को। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, राजस्थान का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है, घग्गर नदी को। जैसे बिहार का शोक कोसी नदी को, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं, उसी प्रकार से राजस्थान का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है, घग्गर नदी को
कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस नदी के कई नाम हैं, सोतन नदी, मृत नदी, नट नदी, लेटी हुई नदी और नाली नदी, क्योंकि ये जहाँ से बहती हैं वहाँ पर इस क्षेत्र को नाली या पाट क्षेत्र कहते हैं, इस कारण इसको नाली नदी भी कहते हैं। इसको सरस्वती और दरस्वती नदी भी कहा जाता है, प्राचीन नाम है ये इसके। अब देखो, सरस्वती नदी के प्रवाह क्षेत्र को सहस्त्र साहित्य में क्या कहते हैं? बहुधन्यदायक क्षेत्र के नाम से पुकारा जाता है। बहुधन्यदायक क्षेत्र, बहुत ज़्यादा धन देने वाला, बहुधन्यदायक क्षेत्र के नाम से इसको पुकारा जाता है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ पर। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ की। तो इसमें इंपॉर्टेंट बातें इतने में कौन कौन सी हो गई? काले रंग की चूड़ियाँ, इसका अर्थ है कालीबंगा का सिंधी में अर्थ। ये कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में, कालीबंगा से 5 किलोमीटर दूर। कौन सी नदी के ऊपर? घग्गर नदी के ऊपर विकसित हुई हैं। अब घग्गर नदी की बात करें तो मैंने आपको बता दिया, ये शिवालिक हिमाचल HP से निकलती हैं, कालका माता के मंदिर से, फिर पंजाब हरियाणा, फिर ये हनुमानगढ़ के टीबी में प्रवेश करती है, फिर ये गंगानगर में बहती हुई पाकिस्तान के पोर्ट अब्बास तक चली जाती है। वैसे मैंने नदियों वाला टॉपिक पढ़ा रखा है बोर्ड के ऊपर, उसको आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं इस नदी के बारे में। इसके कई नाम हैं, मैंने आपको बता दिया, नाली नदी, लेटी हुई, नट नदी, मृत नदी, सोतन नदी, सरस्वती और दरस्वती नदी। या इसको इम्पोर्टेंट क्या है, राजस्थान का इसको क्या कहते हैं? शोक कहते हैं, क्योंकि इस नदी में कई बार बाढ़ आ जाती हैं। और सहस्त्र साहित्य में इसको क्या कहते हैं? बहुधन्यदायक क्षेत्र के नाम से पुकारा जाता है। अब देखो आगे की अगर इसमें बात करें, कालीबंगा की ओर प्रथम बार ध्यान आकर्षण RL स्टाइन ने किया। प्रथम बार इसकी तरफ ध्यान किसका किया गया था? स्टाइन का गया था। तो ये भी आप बात ध्यान में रख सकते हैं। फिर देखो, इसकी खोज किसने की? खोज कब हुई? 1952 और 53 में हुई। अमलानंद घोष ने की थी। ये अमलानंद है भाई, ध्यान रखेंगे, अमलानंद है ये, अमलानंद घोष ने की थी। फिर इसका उत्खनन किसने करवाया? इसकी खुदाई किसने करवाया? 1961 से लेकर 69 के बीच में ब्रजवासी लाल, बीबी लाल और बालकृष्ण थापर, BK थापर ने करवाया। इसको आप याद कैसे रख सकते हैं कि अमलानंद की बीबी का जो गाल है वो लाल हो गया BK थप्पड़ मारने से, कि अमलानंद ने BK थप्पड़ मारा, ऐसे भी याद रख सकते हैं। अमलानंद ने BK थप्पड़ मारा, जिस कारण उसकी बीबी का गाल कैसा हो गया? लाल हो गया। तो बीबी का गाल लाल हो गया BK थप्पड़ मारने से, किसके? अमलानंद के। तो अमलानंद घोष ने इसकी 1952 और 53 में क्या की थी? खोज की गई थी। उत्खनन 1961 से लेकर के आरंभ किया गया, बीबी लाल और BK थापर। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है। खोजकर्ता को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अब आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो 4 नीचे उस सभ्यता के बारे में लाइनें दी होती हैं कि उसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है, इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो इसलिए अपने को पूरी सभ्यता के बारे में यहाँ पर क्या क्या प्राप्त हुई खुदाई के दौरान, वो सभी बातें अपने को ध्यान में रखनी है। अब देखो चलते हैं यहाँ पर प्राप्त वस्तुएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहली बात है यहाँ पर लकड़ी की नालियाँ। जो नालियाँ होती हैं, तो ये नाली बनी होती हैं, तो नालियाँ किसकी बनी हुई थी? लकड़ी की नालियाँ। जल निकास प्रणाली के अस्पष्ट परिणाम, मतलब जल निकास का मतलब जल जो निकलने वाला स्थान है, उस प्रणाली के यहाँ पर कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले, अस्पष्ट प्रमाण मिले यहाँ पर। तो लकड़ी की नालियाँ थी, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कोई भी जैसे गांव होता है तो सभ्यता भी एक गांव की तरह ही है। गांव में मान लीजिए हम देखते हैं कि नालियाँ बनी होती हैं, तो आजकल जो हम नालियाँ बनाते हैं सीमेंट पत्थरों से, ईंटों से बनाते हैं, तो यहाँ की जो नालियाँ बनी थी वो कैसी थी? लकड़ी की नालियाँ बनी हुई थी। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर स्नानगार मिले। स्नानगार का मतलब जो हम नहाते हैं, स्नान करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? स्नानागार, जिसमें हम स्नान करते हैं, ठीक है। जिससे पानी निकालने को नाली पहले लकड़ी की बनी हुई थी, बाद में इस नाली को पक्की ईंटों से बना दिया गया था। पहले यहाँ पर जो स्नानागार होता है, ठीक है, जो अपना बाथरूम होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि नाली लगाते हैं, और नाली आजकल जो सीमेंट ईंटों से बनी होती हैं, लेकिन उस समय जो नाली थी वो किन से थी? लकड़ी की बनी हुई थी, और ये जो नाली बाद में पक्की ईंटों से बना दी गई थी।
तो ये भी आप ध्यान रखना, पहले लकड़ी की बाद में ईंटों से, पक्की ईंटों से बनाया गया था स्नानागार। फिर विश्व में सर्वप्रथम लकड़ी की नाली के अवशेष यहीं से मिले। ये आपको विशेष लाइन ध्यान रखनी है, देखो विशेष लाइन है ये, विश्व में सर्वप्रथम लकड़ी की नाली के अवशेष यहीं पे मिले। कौन सभ्यता में मिले? कालीबंगा सभ्यता में। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। एक तो लकड़ी की नालियाँ, स्नानागार के अंदर जो नालियाँ बनी होती हैं वो भी कैसे थी? लकड़ी की, बाद में इसको ईंटों से बनाया गया। और विश्व में लकड़ी की नाली के अवशेष जो मिले वो इसी सभ्यता के अंदर मिले। फिर देखो लकड़ी की और भी यहाँ पर चीज़ें मिली। लकड़ी की बैलगाड़ी, खिलौना गाड़ी की, जैसे गाँव के अंदर घरों में बच्चे भी रहते हैं तो वो बच्चे क्या करते हैं? छोटे छोटे खिलौनों से खेलते हैं। तो जो खिलौने थे वो भी किन से थे? लकड़ी के बने हुए थे, ठीक है। और लकड़ी की यहाँ पर क्या थी? बैलगाड़ी मिली यहाँ पर। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, लकड़ी संबंधी ये बातें हो गई। लकड़ी की बैलगाड़ी, लकड़ी की गाड़ी और लकड़ी की यहाँ पर नालियाँ, ठीक है। अगली बात, जलपात्र, जिसमें हम क्या करते हैं? जल रखते हैं। ईरान के समान चूल्हे वर्तमान तंदूर जैसे। चूल्हे कैसे थे? तंदूर जैसे, तंदूरी जैसे रोटी होती है उसी प्रकार, जैसे इस प्रकार से दो तरफ होता है, ऊपर से इस प्रकार सा था, तंदूर के समान ये चूल्हा मिला था। कैसा चूल्हा? तंदूर के समान। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, जलपात्र और चूल्हे वर्तमान तंदूर जैसे मिले, ठीक है। फिर चलते हैं, देखो अगला, पैर से चलने वाली चक्की। यहाँ पर एक चक्की भी मिली जो आटा पीसने वाली चक्की होती है। तो वो चक्की कैसी थी? पैर से चलने वाली, पैरों से चलने वाली चक्की यहाँ पर मिली। फिर यहाँ से हमें मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर प्राप्त हुई, जो मोहरें होती है। तो यहाँ पर एक मोहर भी प्राप्त हुई मेसोपोटामिया सभ्यता की। और किस प्रकार की? बेलन के आकार की, बेलन के आकार की मोहर प्राप्त हुई। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी। देखो कौन सी? लकड़ी की नालियाँ हो गई, फिर जलपात्र, चूल्हे कैसे? वर्तमान तंदूर के समान, चक्की कैसी मिली? पैरों से चलने वाली, और बेलनाकार मोहर। कौन सभ्यता से? मेसोपोटामिया की सभ्यता की मोहर। फिर अब देखो एक गांव होता है तो गांव में मकान भी होता है। तो यहाँ के मकान कैसे थे? ये तो नालियों की बात चल रही थी, अब मकान की करते हैं बात। मकान कैसे थे? मकान किन से बने होते? तो यहाँ के भवन पहले कच्ची ईंटों से और बाद में पक्की ईंटों से बने हुए मिले। पहले कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया और बाद में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की ईंटों का, पहले कच्ची और उसके बाद में पक्की ईंटों से बने हुए यहाँ के मकान थे। अब ईंट की लंबाई चौड़ाई कितनी थी? 30:15:7.5। जैसे लंबाई की बात करें 30, फिर 15, चौड़ाई और ऊंचाई 7.5 के रूप में यहाँ पर अनुपात में प्राप्त हुई, ठीक है, सेंटीमीटर में। फिर कच्ची ईंटों के मकान व लकड़ी की नालियाँ होने के कारण इसे सिंधु सभ्यता की दीनहीन बस्ती कहा जाता था। कि यहाँ के मकान कैसे थे? कच्ची ईंटों, और यहाँ की जो नालियाँ थी वो कैसी थी? लकड़ी की बनी हुई थी नालियाँ थी, जिस कारण सिंधु सभ्यता की, ये कौन सभ्यता कही गई? दीनहीन बस्ती। कैसी बस्ती थी? यहाँ की बस्ती दीनहीन, गरीबों वाली बस्ती थी, ठीक है, दीनहीन बस्ती इसको कहा गया। फिर आगे बात करते, देखो यहाँ भवन की फर्श अलंकृत व सजावटी ईंटों से बनी। तो अब मकान है तो मकान में क्या करते हैं? फर्श भी डालते हैं, जिसको आंगन बोलते हैं, ठीक है। आंगन कैसा था? अलंकृत था। अलंकृत का मतलब सजावटी ईंटों से बना हुआ था, ठीक है। कैसी? सजावटी ईंटों से बना हुआ था। अब आगे की बात, मिट्टी का पैमाना प्राप्त हुआ। पैमाना जो होता है माप होता है, तो माप किन से? मिट्टी का बना हुआ पैमाना यहाँ पर था, ये भी मिट्टी का ही बना हुआ था, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से कपड़े में लिपटा एक उस्तरा था, वस्त्र में छापे मिले। एक कपड़े में लिपटा हुआ यहाँ पर एक उस्तरा भी यहाँ पर प्राप्त हुआ, उस्तरा मिला। मातृदेवी की मूर्तियाँ नहीं मिली, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ कोई भी मातृदेवी की मूर्तियाँ नहीं मिली, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। कोई भी मातृदेवी की मूर्तियाँ यहाँ पर नहीं मिली। तो इतनी अपने बात एक बार मैं वापस बता देता हूँ। देखो लकड़ी संबंधी, तो लकड़ी की यहाँ पर नालियाँ, पहले लकड़ी की, उसके बाद में ईंटों की, पक्की ईंटों की, उसके बाद में चूल्हे वर्तमान तंदूर जैसे, पैर से चलने वाली चक्की, बेलनाकार मोहर जो मेसोपोटामिया की मोहर प्राप्त हुई यहाँ पर। यहाँ के जो मकान कैसे थे? पहले कच्ची ईंटों के, बाद में पक्की ईंटों से, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है।
यहाँ की बस्ती को क्या कहा गया? दीनहीन बस्ती कहा गया, क्योंकि यहाँ लकड़ी और ईंटों से बने हुई मकान थे। फिर यहाँ के जो मकानों के जो फर्श होते हैं वो कैसे थे? सजावटी ईंटों से अलंकृत थे। मिट्टी का पैमाना हुआ और एक कपड़े में लिपटा हुआ यहाँ पर उस तरह मिला, और उस तरह के अलावा मातृ देवी की मूर्तियाँ यहाँ पर नहीं मिली है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर देखो इस प्रकार की लाइनें दी जाती है एग्जामों में। फिर चलते हैं, देखो आगे बहुत सारी हैं इस सभ्यता के बारे में जानकारियाँ। यहाँ पर किसी भी प्रकार के मंदिरों के अवशेष नहीं मिले, कोई भी मंदिरों के अवशेष नहीं मिले, न मातृ देवी की मूर्ति यहाँ पर मिली, न कोई मंदिरों के अवशेष मिले। यहाँ से हमें स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ। स्वास्तिक चिन्ह जिस इस प्रकार का जो अपना स्वास्तिक चिन्ह होता है ये यहाँ पर प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ। अनुमानतः इसका प्रयोग वास्तु दोष को दूर करने में होता था। वास्तु दोष को दूर करने में स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग किया जाता था, यहाँ के लोग प्रयोग करते थे। व्याघ्र अंकित मुद्रा व बाघ की आकृति वाला मोहर, व्याघ्र से अंकित मुद्रा प्राप्त हुई, और बाघ की जो आकृति वाली यहाँ पर क्या मिली? मोहर भी मिली। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर एक मरण पट्टिका से एक तरफ सींगयुक्त देवता, एक मरण पट्टिका जो पट्टी होती है जो मिट्टी से बनी होती है उसके ऊपर सींगयुक्त देवता व दूसरी तरफ मनुष्य, एक तरफ सींगयुक्त देवता और दूसरी तरफ मनुष्य अपने साथ बकरी लेकर जाता हुआ दिखाया है। तो उस जो पत्थर की जैसे मिट्टी की जो क्या थी यहाँ पर पट्टिका थी, उसके ऊपर एक तरफ तो सींगयुक्त देवता की मूर्ति और दूसरी तरफ एक मनुष्य मिला जो बकरी ले जाता हुआ दिखाया गया है। फिर अगली जो बात है, विशाल सांडों की जुड़वा पैरों वाली मिट्टी की मूर्ति मिली। विशाल सांडों की जुड़वा पैरों वाली, जिसके पैर क्या होते हैं? जुड़वा, ऐसी यहाँ पर मिट्टी की मूर्तियाँ मिली। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान रख सकते हैं। फिर ऊँट की अस्थियाँ, हाथीदांत व कंगी, कांस्य का दर्पण भी यहाँ पर मिला। फिर प्रत्येक घर में एक कुआं, प्रत्येक घर में एक कुआं और एक सींग वाला देवता। अपने एक सींग वाले देवता की बात की थी, देखो यहाँ पर सींगयुक्त देवता, तो एक सींग वाला देवता भी यहाँ पर प्राप्त हुआ। सल्तनत प्राप्ति के बाद राजस्थान में खोजा गया प्रथम स्थल, सल्तनत प्राप्ति के बाद खोजा गया ये प्रथम स्थल है। ये भी आप विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजस्थान में सबसे पहले खोजा गया स्थल यही था, कालीबंगा। इम्पोर्टेंट फैक्ट है। यहाँ खुदाई करने पर यहाँ के मकानों पर दरार पड़ी मिला है। इससे यहाँ पर विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य दिखाई पड़ते हैं कि यहाँ के जो मकान हैं, और मकानों की अगर बात की जाए तो मकानों में दरारें मिली, और दरार किस कारण पड़ती हैं? भूकंप के कारण। तो यहाँ पर विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, भूकंप के साक्ष्य दिखाई पड़ते हैं इस सभ्यता में। फिर भारत की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। भारत की सबसे प्राचीन जो नगरीय सभ्यता है वो कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता है। फिर देखो आगे, दुर्ग टीला एवं नगर टीला अलग अलग रक्षा प्राचीर में घिरे हुए हैं, एकमात्र के अंदर है ऐसा। यहाँ से हमें प्राचीनतम नगर के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है। दोहरे जुते हुए जो खेत हैं उसके अवशेष यहीं पे प्राप्त हुए हैं, केवल कालीबंगा सभ्यता में। मिश्रित फसल पश्चिमी टीले से साक्ष्य प्राप्त हुए जो प्राक हड़प्पाकालीन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कम दूरी पर चना व अधिक दूरी पर सरसों, चना और सरसों दो फसलें, जो मिश्रित फसलें, कम दूरी पर चना बोते थे और अधिक दूरी पर सरसों। जौ और गेहूँ, मिश्रित फसल के रूप में जौ और गेहूँ। अन्नागार भी मिला है। अन्नागार का मतलब जहाँ पर हम क्या करते हैं? अनाज को रखते हैं, अन्न के भंडार जिसको हम बोलते हैं, अन्नागार भी यहाँ मिला। तो यहाँ मिश्रित फसल मिली, एक तो चना और सरसों, कम दूरी पर चना और अधिक दूरी पर सरसों, या फिर हम कह सकते हैं जौ और गेहूँ की फसल। फिर देखो बात करें अगला जो इम्पोर्टेंट बातें, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, दशरथ शर्मा ने इसे तीसरी राजधानी कहा है कि कालीबंगा सभ्यता को तीसरी राजधानी किसने कहा? दशरथ शर्मा ने कहा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और तो तीसरी राजधानी कौन सभ्यता को कहा गया? कालीबंगा है। और किसने कहा? दशरथ शर्मा ने कहा।
ये दो प्रकार के इसमें क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट। फिर देखो कालीबंगा सभ्यता में एक युग समाधियां व अंडाकार कब्र के अवशेष मिले। एक युगल समाधियां मिली और अंडाकार कब्र के अवशेष यहाँ मिले। अंडाकार कब्र को चिरायु कब्र के नाम से दिया गया है। जो अंडाकार कब्र यहाँ पर मिली जहाँ पर मनुष्य को दफनाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, चिरायु कब्र भी कहा गया है। फिर आगे बात करते हैं, यहाँ से अंत्येष्टि संस्कार को 3 विधियों का पता चलता है। 3 विधियों का पता चलता है यहाँ पर। फिर बात करते हैं, यहाँ के नगरों की सड़कें समकोण पर काटती हैं। ये भी इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ की सड़कें बनी हुई है इस प्रकार से समकोण पर काटती हैं। और फिर यहाँ पर जो मकान बने हुए हैं इस प्रकार से, ये मकान यहाँ पर इस प्रकार से बने हुए हैं, तो यहाँ की जो सड़कें हैं वो समकोण पर काटती थी। इसलिए यहाँ पर बने मकानों की पद्धति को ऑक्सफोर्ड पद्धति, जाल पद्धति, ग्रिड पद्धति या चेस बोर्ड पद्धति भी कहते हैं। देखो ये इम्पोर्टेंट बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। नगरों की जो सड़कें थी वो कैसी थी, समकोण पर काटती थी, ठीक है। और मकानों की ये जो पद्धति थी कि इसके चारों तरफ यहाँ पर मकान बने हुए थे, ऐसी पद्धति को कौन सी पद्धति कहते हैं, ऑक्सफोर्ड पद्धति, या इसको जाल पद्धति भी कहते हैं, या इसको ग्रिड पद्धति भी कहते हैं, या इसको फिर चेस बोर्ड पद्धति भी कहा जाता है। अब देखो यहाँ के मकानों के दरवाजे सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। देखो यहाँ के जो मकान है इस प्रकार से यहाँ पर मकान बना हुआ था, इधर दरवाज़ा नहीं खुल करके सड़क की तरफ, यहाँ पीछे की तरफ दरवाज़ा खुलता था। दरवाज़ा कहाँ खुलता था, पीछे की तरफ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सड़क समकोण के ऊपर, ठीक है। और यहाँ आसपास जो मकान बने हुए थे उसका जो दरवाज़ा था वो पीछे की ओर खुलता था। अब इसके स्तर कितने थे, 5, 3 प्राक हड़प्पा और 2 हड़प्पा काल के। 5 यहाँ के स्तर थे, 5 स्तरों में यहाँ के जो अवशेष मिले। फिर बात करते हैं, यहाँ पर हमें एक बालक की खोपड़ी मिली है। ये इम्पोर्टेंट बात है, एक बालक की खोपड़ी यहाँ पर मिली जिसमें कितने छेद थे, 6 छेद है, जिसमें कपाल छेदन क्रिया, शल्य चिकित्सा, वैज्ञानिक भाषा में हाइड्रोस्पोलिस के प्रमाण मिलता है। तो यहाँ पर एक बच्चे की खोपड़ी मिली जिसमें 6 छेद, जिसे अपने को किसका पता चलता है, शल्य चिकित्सा यहाँ पर चलती थी, ठीक है। वैज्ञानिक भाषा में इसको क्या कह सकते हैं, हाइड्रोस्पोलिस कह सकते हैं। इसके प्रमाण यहाँ मिले। ये विश्व में सर्वप्रथम यहीं से प्राप्त हुई, सबसे पहले यहीं से प्राप्त हुई कपाल छेदन जो क्रिया है, शल्य चिकित्सा जिसको बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से हमें लोथल सभ्यता के समान 7 अग्निवेदिकाएं यहाँ पर मिली। कितनी अग्निवेदिकाएं, 7 अग्निवेदिकाएं, हवन कुंड मिले जिसको हवन कुंड बोलते हैं, जिसमें कुछ हड्डियों के अवशेष मिले, जिससे हमें अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर बलि प्रथा, पशु बलि या नर बलि पाई जाती थी। यहाँ पर जो हवन वेदिकाएं, 7 अग्निवेदिकाएं मिली जिसमें हवन किया जाता था, जिसको हवन कुंड बोलते हैं, उसमें हड्डियों के अवशेष मिले। और हड्डियों के अवशेष मिलने से अपने को क्या पता लग गया कि यहाँ पर बलि प्रथा, बलि में हम पशुओं की बलि या नर बलि, मनुष्य की बलि दी जाती थी, इस बात का अपने को पता लगा। तो ये इससे प्राप्त बातें थी, ठीक है। तो एक बार मैं इसको देखो जल्दी जल्दी आपको रिपीट कर देता हूँ। देखो यहाँ से कौन कौन सी, एक तो देखो यहाँ आपको ध्यान रखना है, लकड़ी की नालियाँ मिली, स्नानगार मिली जिसमें लकड़ी की नाली बनी हुई थी, ठीक है। लकड़ी की बैलगाड़ी, लकड़ी की यहाँ पर खिलौने भी मिले, चूल्हे वर्तमान तंदूर जैसे थे, चूल्हा भी होता है, पैरों से चलने वाली चक्की कसी, पैरों से चलने वाली, मेसोपोटामिया की बेलनाकार मुहर। अब फिर मकानों की बात करते हैं तो कच्ची और उसके बाद में पक्की ईंटें, ठीक है। और इस सभ्यता को क्या कहा जाता है, दीनहीन बस्ती कहा जाता है, ठीक है। सिंधु सभ्यता की दीनहीन बस्ती कालीबंगा को। इसमें जो फर्श वो सजावटी ईंटों से, मिट्टी का पैमाना, ठीक है, कपड़े में लिपटा हुआ एक उस्तरा मिला, मातृ देवी की मूर्तियाँ यहाँ पर नहीं मिली, और यहाँ पर कोई भी मंदिर के अवशेष भी नहीं मिले। क्या मिला, स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ जिसका उपयोग वास्तु दूर करने में होता था। फिर यहाँ पर व्याघ्र अंकित मुद्रा और बाघ की आकृति वाली मोहर, ठीक है। एक जो पट्टिका मिली मिट्टी की उसमें सिंहयुग देवता और दूसरी तरफ बकरी ले जाता हुआ मनुष्य दिखाया गया। एक विशाल जो जुड़वा पैरों वाली जो सांड है उसकी मिट्टी की मूर्ति मिली। ऊँट की अस्थियाँ मिली। प्रत्येक घर में एक कुआ और एक सींग वाला देवता, ठीक है। और सत्ता प्राप्ति के बाद इसको सबसे पहले खोजा गया कालीबंगा को। उसके बाद में
अपन बात करें तो मकानों में दरारें पड़ी मिली, जिससे अपने को सर्वप्रथम विश्व के भूकंप के साक्ष्य इन्हीं सभ्यता से मिले। भारत की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता इसको कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में बात करें तो दोहरे जुते हुए जो खेत हैं वो, और मिश्रित फसलों में बात करें तो जौ और गेहूँ, ठीक है, और अन्नागार भी मिला। अब एक इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको बताई कि दशरथ शर्मा ने इसको क्या कहा, तीसरी राजधानी का। कई बार एग्जामों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, एक युगल और अंडाकार कब्र जिसको क्या कहते हैं, चिरायु कब्र, और तीनों विधियां यहाँ पर प्रयोग की जाती थी अंत्येष्टि संस्कार की। फिर यहाँ की सड़कें समकोण प्रकार थी, जिसको ऑक्सफोर्ड जाल ग्रिड या चेस बोर्ड पद्धति कहा गया। ठीक है, यहाँ के जो दरवाजे वो सड़कों पर नहीं खुल करके पीछे खुलते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी इम्पोर्टेंट बात है, एक बालक की खोपड़ी जिसमें 6 छेद, जिससे अपने को शल्य चिकित्सा का पता लगता है। ठीक है, और विश्व में सर्वप्रथम यहीं से प्राप्त हुई। 7 अग्नि वेदिकाएं हवन कुंड मिले, जिसमें हड्डियों के अवशेष मिले, उनसे अपने को पता चला कि यहाँ बलि प्रथा पाई जाती थी। अब यहाँ देखो कालीबंगा संग्रहालय। ठीक है, कालीबंगा संग्रहालय की अगर बात करें तो कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना 1983 में की गई। कालीबंगा स्वतंत्र राजस्थान का वह पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। प्राचीन अवशेषों की आयु गणना रेडियो कार्बन C14 पद्धति के द्वारा की जाती है। आयु की गणना हम किसके माध्यम से करते हैं, अवशेषों की रेडियो कार्बन C14 पद्धति के द्वारा की जाती है। राजस्थान में हड़प्पा से संबंधित जितने भी तथ्य मिले उससे ज्ञात होता है कि इसकी लिपि किला अक्षर लिपि, कौन सी लिपि, किला अक्षर लिपि की तरह हुआ करती हैं, जिसे बुष्टोफिदन लिपि के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी, 1983 ईस्वी में की गई थी, और ये राजस्थान का पहला पुरातात्विक स्थल है जो स्वतंत्रता के बाद उत्खनन किया गया सबसे पहले। ठीक है, जो अवशेषों की गणना कौन सी पद्धति से, रेडियो कार्बन C14 पद्धति के द्वारा की जाती है। लिपि किला अक्षर लिपि, जिसको बुष्टोफिदन लिपि के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये थी कालीबंगा सभ्यता। अगली सभ्यता अपन ब्रोर सभ्यता है, आर्य सभ्यता है, जितनी भी राजस्थान की सभ्यता है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, फिर आगे अपन कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।